जिस दिन वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, उसी दिन हुई एक नई खोज ने जंग के मायनों और सारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो खोज थी यूरेनियम एटम का टूटना। यूएस, जर्मनी और जापान तीनों अपने दुश्मन से पहले एटम की शक्ति इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढना चाहते थे। अगर जर्मनी यूनाइटेड स्टेट्स से पहले एटॉमिक बॉम्ब बना लेता तो क्या होता? उनके बीच मुकाबला शुरू हो गया था। कामयाब होने के लिए हर देश को चाहिए थे सबसे अक्लमंद लोग, नई तकनीकें और विज्ञान का ऐसा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल जो कभी नहीं हुआ था। खुफिया सामान, विज्ञान के राज, आधुनिक फोरेंसिक तकनीक। ये जर्मनी के उस न्यूक्लियर रिएक्टर से लाया गया है जो हिटलर बना रहा था। और इतिहास की नई जानकारियां। वर्ल्ड वॉर 2 की एक हैरत अंगेज कहानी सामने आएगी, हिटलर के सीक्रेट बॉम्ब की कहानी। बैठ जाओ हेलमेट वॉल्थैट। बताओ, तुम जापान कब आए थे? मैं 1941 में जापान आया था। और तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया था? मेरा काम था जापान और जर्मनी के बीच होने वाले व्यापार को संभालना और जंग के लिए सबसे जरूरी सामानों को जर्मनी तक पहुंचाना। किस तरह का सामान? टंगस्टन और हाइड्स और लेदर, रबर, टिन, टी और ओपियम। तुमने कहा व्यापार, तो जापान की सरकार को जर्मनी से क्या चाहिए था? नए हथियार, ब्लूप्रिंट्स, मशीनें और हाँ, आगे बोलो। यूरेनियम। यूरेनियम? जर्मनी तब दुनिया में फिजिक्स के रिसर्च का केंद्र था। काइजर विल्हेम इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स में सबसे अहम काम हो रहे थे। न्यूक्लियर फिजिक्स के मामले में दुनिया के सबसे होनहार लोगों में से कुछ जर्मनी में थे और उनमें शामिल थे वर्नर हाइजेनबर्ग, ऑटो हान और दूसरे फिजिसिस्ट जैसे कार्ल फीफन वाइस-सैकर्ड। जर्मनी न्यूक्लियर फिजन पर जी जान लगाकर रिसर्च करने के लिए बिल्कुल तैयार था। 1939 में जर्मन वैज्ञानिकों ने ऐलान किया कि उन्होंने यूरेनियम एटम के टुकड़े किए हैं और दूसरे एटम से अलग उसके टूटने से ढेर सारी एनर्जी निकली और ऐसा लग रहा था कि उससे नया ईंधन बनाया जा सकता था। वैज्ञानिकों के लिए ये बात बेहद हैरत अंगेज थी कि यूरेनियम एटम के 2 टुकड़े भी किए जा सकते थे। पहले कभी कोई एक इतनी बड़ी खोज, ऐसा प्रयोग नहीं हुआ था जो एक लैब में एक टेबल पर किया जा सके और जिसने सभी देशों के भविष्य को इतना बदल दिया। शक की कोई गुंजाइश नहीं, यूरेनियम टूटकर कम से कम 2 बड़े टुकड़ों में बंट रहा है। 1939 से पहले फिजिसिस्ट को लगता था एटम एक मजबूत किले जैसा होता है, यानी वो बहुत बड़ा और मजबूत होता है और टूट नहीं सकता। लेकिन एक यूरेनियम एटम को सिर्फ एक न्यूट्रॉन से तोड़ा जा सकता है, एक बहुत छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल, और ऐसा करने पर बहुत सारी एनर्जी पैदा होती है। इस प्रक्रिया की खोज की थी 2 वैज्ञानिकों ने, बर्लिन में काम करने वाले ऑटो हान जो एक केमिस्ट थे, और उन्हें बहुत अजीब नतीजे मिले थे और उन्होंने सारी जानकारी अपनी पार्टनर लीसा माइटनर को भेजी। लीसा माइटनर जर्मनी छोड़कर चली गई थी और वो तब स्वीडन में थी। उन्हें ऑटो हान की एक चिट्ठी मिली जो उनके दोस्त थे और बर्लिन में काम करते थे। वो यूरेनियम से न्यूट्रॉन की टक्कर करवाते थे। इससे उन्हें अजीब नतीजे दिख रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा था। लीसा ने इस बारे में अपने भतीजे से बात की जो खुद एक फिजिसिस्ट थे, और वो एक दिन वॉक पर निकले थे जब अचानक से चलते चलते लीसा को एहसास हुआ कि उन नतीजों का मतलब क्या था। वो वहीं बैठकर उस प्रक्रिया के बारे में लिखने लगी जिसे आज हम फिजन कहते हैं। और उस खोज ने न सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 को पूरी तरह बदल दिया, बल्कि हमारी आज की दुनिया पर भी उसका गहरा असर हुआ है। वो साल था 1939 और दुनिया पूरी तरह बदलने वाली थी। न्यूक्लियर फिशन की खबर दुनिया भर के वैज्ञानिकों में जंगल की आग की तरफ फैल रही थी। इस खोज से सभी लोग हैरान थे, न सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक बड़ी वैज्ञानिक खोज थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इंडस्ट्रीज और हथियार बनाने में भी इसका काफी इस्तेमाल हो सकता था।
1939 तक नाजीज की वजह से कई वैज्ञानिकों का जर्मनी में रहना मुश्किल ही नहीं, काफी खतरनाक भी हो गया था। जब से एडोल्फ हिटलर जर्मनी के तानाशाह और इकलौते शासक बने हैं, तब से कमजोर जनजाति के लोगों पर उनका काफी वक्त से चल रहा अत्याचार धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे नाजी जर्मनी पर कब्जा करने लगे, वैसे वैसे ये साफ हो गया कि जो लोग जूइश परिवार से थे उन्हें जर्मनी छोड़कर जाना पड़ेगा। नाजी जर्मनी से निकलकर 6000 लोग अमेरिका और 23,000 पैलेस्टाइन चले गए। यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे रेफ्यूजी वैज्ञानिक आ गए थे जो जातिवाद और उससे जुड़े अत्याचार की वजह से यूरोप छोड़कर आए थे। उनमें शामिल थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, यूजीन वेगनर, लियो ज़िलार्ड और ऐसे कई बेहद होनहार लोग जिन्होंने जर्मनी और उसके आतंक को खुद अपनी आंखों से देखा था। कई वैज्ञानिक जो फिशन में दिलचस्पी रखते थे वो बस इसलिए क्योंकि वो एक अहम वैज्ञानिक खोज थी। उससे हथियार बनाने की बात एक सपने जैसी थी जिसका मुमकिन हो पाना बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस बारे में बहुत पहले से फिक्र करना शुरू कर दिया था और उनमें से एक वैज्ञानिक थे लियो ज़िलार्ड, एक हंगेरियन रेफ्यूजी जो सालों से इस बारे में रिसर्च कर रहे थे कि न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़िलार्ड ने जर्मनी में पढ़ाई की थी और वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के अच्छे दोस्त थे। वो ये सोचने लगे कि रेडियो एक्टिव की नई खोज की मदद से न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर ऐसा कोई रिएक्शन हो जिसे चेन रिएक्शन की तरह इस्तेमाल किया जा सके तो उससे वैसे ही कई और रिएक्शंस होने लगेंगे और उन सभी रिएक्शंस से ढेर सारी एनर्जी निकलेगी। लेकिन उन्हें कोई ऐसा रिएक्शन नहीं पता था जो ऐसा काम कर सकता है और फिर न्यूक्लियर फिशन की खोज हुई। 1939 में जब ज़िलार्ड और वेगनर को न्यूक्लियर फिशन का पता चला तब वो दोनों यूनाइटेड स्टेट्स में थे और खास तौर पर ज़िलार्ड को इस बात की बहुत ज्यादा फिक्र थी कि जर्मन्स न्यूक्लियर फिशन का इस्तेमाल करके कोई अनोखा हथियार बना सकते हैं। जब ज़िलार्ड को यूरेनियम के बारे में पता चला तब उन्होंने यही कहा कि इस प्रक्रिया के जरिए चेन रिएक्शन हो सकता है। तो जब ज़िलार्ड ने इस बारे में सुना तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि इस खोज के जरिए हथियार बन सकते हैं और वो वैसे आम हथियार नहीं होंगे जो पहले वॉर में इस्तेमाल किए गए थे, बल्कि वो ऐसे हथियार होंगे जो पिछली सभी जंगों के नतीजों से कई ज्यादा तबाही मचा सकते थे। जब ज़िलार्ड को ये एहसास हुआ कि हम इंसानों को कोई भी नई बात पता चलना खतरनाक हो सकता है, वेगनर और ज़िलार्ड ने तय किया कि उन्हें कुछ अहम लोगों से बात करनी चाहिए। उन्हें ऐसे काम करने होंगे जिससे वो जर्मनी को रोक सके या उससे पहले खुद ऐसे बम बना सके। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि वो बेल्जियम की रानी को चिट्ठी लिखें। अफ्रीका के कॉन्गो में बेल्जियंस का राज चल रहा था जहां दुनिया का सबसे ज्यादा यूरेनियम मिलता था और ज़िलार्ड और वेगनर चाहते थे कि बेल्जियन यूरेनियम जर्मन्स के हाथ न लग जाए। मैंने खुद इस बात पर जोर डाला था कि हमें सरकार को इस बारे में बताना होगा। सीज़ार ने कहा कि अगर हमें सरकार से बात करनी है तो किसी भी बेहद कारगर तरीके से करनी होगी, इसलिए हमें आइंस्टाइन से चिट्ठी लिखवानी चाहिए। उन्हें पता था कि उनकी बात को तभी अहमियत दी जाएगी जब वो किसी ऐसे इंसान के पास जाएंगे जिसकी वैज्ञानिकों और लोगों के बीच ज्यादा इज्जत थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो वो लॉन्ग आइलैंड में बने घर पर गए जहाँ आइंस्टाइन उस वक्त थे और उनके साथ बैठकर इस बारे में बात की। जब उन्होंने आइंस्टाइन को पूरी बात बताई तो वो तुरंत समझ गए कि ये कितनी जरूरी बात थी। उनके पास ऐसे कई तरीके थे जिससे ये काम करवाया जा सकता था, फिर चाहे वो बेल्जियम की रानी को चिट्ठी लिखना हो या फिर बेल्जियन एम्बेसडर को। आइंस्टाइन ने उसी वक्त एक चिट्ठी लिखवाई। उन्होंने जैसे कहा मैं वैसा ही लिखता गया। मैं ये देखकर थोड़ा हैरान हो गया कि उन्होंने बिना किसी तैयारी के, बिना किसी जांच के और बिना किसी गलती के उन्होंने मुझसे पूरी चिट्ठी लिखवा ली। कुछ हफ्तों बाद ज़िलार्ड फिर से आइंस्टाइन के पास गए और उन्होंने तय किया कि इस बात को ऊपर तक पहुंचाने का एक ही तरीका था कि आइंस्टाइन से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को चिट्ठी लिखवाई जाए। उन्होंने चिट्ठी तो लिखी, लेकिन अगला सवाल था कि ये कैसे पक्का किया जाए कि रूजवेल्ट जैसे बड़े आदमी वो चिट्ठी पढ़ें।
क्योंकि रोजवेल्ट बहुत व्यस्त रहते होंगे और दिन भर में कई कागजात देखते होंगे, तो उन्होंने अपने एक दोस्त अलेक्जेंडर सैक्स की मदद ली, जो एक इकोनॉमिस्ट थे, और उन्हें मनाएं कि वो खुद जाकर आइंस्टाइन की चिट्ठी प्रेसिडेंट को दें। लेकिन सैक्स को रोजवेल्ट से मिलने की अपॉइंटमेंट कई महीनों बाद अक्टूबर 1939 की मिली। उससे पहले हालात पूरी तरह बदल गए। फिर से जंग शुरू हो गई। पोलैंड पर सितंबर 1, 1939 को हमला हुआ था, जो कि एक के बाद एक कई जर्मन ब्लिट्जक्रीग हमलों में से सबसे पहला हमला था। ब्लिट्जक्रीग यानी बिजली जैसा तेज हमला, और ये तरीका तब अपनाया जाता है जब आपके पास संसाधन और लड़ने के लिए लोग कम होते हैं। इसमें सैनिकों को इकट्ठा करके खास जगहों पर पुरजोर हमला करवाया जाता है ताकि वो जल्द से जल्द दुश्मन के इलाके के अंदर पहुंच जाएं और खुद का गोला बारूद खत्म होने से पहले उनके पीछे जाकर उन्हें घेर कर उन्हें सरेंडर होने पर मजबूर कर दें। जर्मनी ने ऐसे एक के बाद एक कई देशों को हराया और हर जीत के बाद वो उस देश में जो भी मिलता था उसे अगली जंग में इस्तेमाल करने के लिए वो लूट लेते थे। उन्नीस की सर्दियों से लेकर 1940 की गर्मियों तक जर्मनी के नाजी ब्लिट्जक्रीग के जरिए पूरे यूरोप में तबाही मचाई और कई देशों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका जंग में शामिल नहीं हुआ था और हिटलर को यकीन था कि यूएसएसआर इस जंग में जर्मनी के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। उन्होंने ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड पर कब्जा किया और लगभग 6 हफ्तों बाद डेनमार्क और नॉर्वे पर, और फिर हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर। और तब तक हिटलर ट्रीटी ऑफ वर्साई की संधि को तोड़ चुका था और जर्मनी में उस वक्त उसकी शोहरत सबसे ज्यादा थी। ये सब एक योजना के तहत किया गया था क्योंकि जर्मनी ने पहले कुछ देशों से हाथ मिलाया, जैसे सबसे पहले इटली के साथ एक्सेस पैक्ट किया, फिर एम्पायर ऑफ जापान के साथ एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट, जो सोवियत यूनियन के खिलाफ एक साजिश थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात थी कि पोलैंड पर हमला करने से कुछ हफ्तों पहले ही जर्मनी और रशिया के बीच हुई इस संधि की खबर से पूरी दुनिया हैरान है, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे से ना लड़ने का फैसला लिया है। न सिर्फ इन दो कट्टर दुश्मनों ने एक दूसरे पर हमला न करने का फैसला किया, बल्कि आपस में खुलकर व्यापार करने का फैसला किया। जर्मनी अब बेझिझक पोलैंड पर हमला कर सकता था क्योंकि उसने सोवियत यूनियन से समझौता कर लिया था। उन्होंने सिर्फ आधे पोलैंड पर कब्जा किया और ईस्ट की तरफ से सोवियत यूनियन पोलैंड पर कब्जा करती और दोनों उस देश को आधा आधा बांट लेते। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से खुद को जंग से अलग रखा था, लेकिन ये नीति टूटकर बिखर रही थी। उन्होंने एशिया में जापान के दूसरे देशों पर कब्जा करने को नजरअंदाज किया, लेकिन नाजियों के बढ़ते खतरे को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। अब आइंस्टाइन की चिट्ठी बेहद अहम बन गई थी। रूजवेल्ट से बात करते हुए सैक्स ने उन्हें समझाया कि भविष्य में न्यूक्लियर एनर्जी अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। उसकी मदद से ऐसी मशीनें बनाई जा सकती हैं जिनसे ढेर सारी ऊर्जा पैदा की जा सके, लेकिन उसकी मदद से ऐसे हथियार भी बनाए जा सकते हैं जो बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। और उस चिट्ठी में उन्होंने समझाया कि हालात खराब थे। उसमें लिखा था कि वो रिसर्च जर्मनी में हो रहा था और जर्मनी खास तौर पर चेकोस्लोवाकिया के उन इलाकों पर कब्जा कर रहा था जहां बहुत सारा यूरेनियम ओर था, और उनके पास बेहद होनहार वैज्ञानिक थे जो शायद तभी हथियार बना रहे थे क्योंकि न्यूक्लियर फिशन की खोज भी उनके ही देश में हुई थी। और उसमें ये बात लिखी थी कि यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत कम मात्रा में और बहुत खराब दर्जे का यूरेनियम ओर था और उनके वैज्ञानिकों के बीच जरा सा भी तालमेल नहीं था। चिट्ठी में लिखा था कि सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर जर्मन्स इस हथियार बनाने पर काम कर रहे थे तो वो यूनाइटेड स्टेट्स से आगे निकल जाएंगे। रूजवेल्ट ने भी मंजूरी दी कि इस मामले में कुछ करना होगा। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा यूरेनियम कमेटी। रूजवेल्ट ने तुरंत आइंस्टाइन को जवाबी चिट्ठी लिखी और उनका शुक्रिया अदा किया। और बस फिर उस पल से पूरी दुनिया वो बॉम्ब बनाने में जुट गई। वर्ल्ड वॉर 2
शुरू होने से पहले ही जर्मनी और जापान ने आपस में एक संधि कर ली थी, एंटी कॉमिंटर्न संधि, जो इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ था, ताकि वो एशिया में सोवियत को दबा सके। जर्मनी के पास दुनिया की सबसे आधुनिक फौजों में से एक थी और जापान के पास भी एक आधुनिक फौज है। जापान की फौज ने 1905 में रशिया को हराया था और उन्होंने चाइना के बड़े हिस्से पर कब्जा किया था। कई सालों से विदेश से लेकर जापान आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल करता आया है। वो और आगे बढ़ना चाहते थे और जब फौज और नौसेना की हवाई सेना की बात आई तो वो जर्मनी गए, यूनाइटेड स्टेट्स भी गए और वहां से अपने लिए दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकें और डिजाइनें लेकर वापस आ गए। 1939 में एक जापानी दल लगभग 250 जर्मन इंजीनियर्स को साथ लेकर जापान वापस आ गया ताकि जापान में एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री बना सके। 1941 तक जापान के पास दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक हवाई जहाज था, मशहूर जहाज ज़ीरो सबसे ज्यादा तेज और ज्यादा फुर्तीला था और हवा में दूसरे किसी भी प्लेन से ज्यादा जल्दी मुड़ सकता था। जर्मनी से हाथ मिलाकर जापानी सरकार ने अपनी फौज को बेहतर बना लिया था। नाज़ियों को भी जापान के साथ हाथ मिलाकर फायदा हो रहा था। उन्हें जंग के लिए जरूरी संसाधन मिल रहे थे। जापान, जिसका राज अब कई देशों पे फैल गया था, जैसे मलेशिया, वियतनाम, कोरिया, चाइना, अब वो जर्मनी के बहुत काम आ सकता था। उन देशों में जंग में काम आने वाली चीजों की भरमार थी, जैसे टिन, टंगस्टन, चाय, कैफीन और यहाँ तक कि ओपियम की भी, जिससे पेन किलर्स बनते थे। हर्मन गोरिंग, जो नाजी साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी और संसाधन जमा करने के लिए जिम्मेदार था, उसने ऐसे कदम उठाना शुरू किए जिससे जर्मनी को जंग के लिए ये चीजें मिल पाए। और हर्मन गोरिंग ही था जिसने हेलमुट वोल्टाट को जापान भेजा था। हेलमुट वोल्टाट वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ा था और तब वो एक कैवलरी ऑफिसर था। उसे अमेरिका की जानकारी थी क्योंकि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और फिर वो जर्मनी वापस आ गया और थर्ड रीच के लिए उनके फॉरेन ट्रेड ऑफिस में काम करने लगा। (1941) में अप्रैल मई के दौरान वोल्टाट एक छोटे से दल और 20 करोड़ येन के साथ जापान आया और साथ में उन जरूरी चीजों की लिस्ट लाया जो जर्मनी को चाहिए थी। बदले में जर्मनी ने जापान को वो चीजें भेजी जो हथियार बनाने में काम आती थी, जैसे कि स्टील, ग्लास, लेड, मर्क्यूरी। जापान के साथ व्यापार जरूरी था। जर्मनी को जंग में लड़ने के लिए उनसे मिलने वाले सारे सामान की सख्त जरूरत थी। दिसंबर तक हमारे पास 1 लाख टन सामान जमा हो गया था, जो जापान, थाईलैंड और जापान के कब्जे वाले चाइना में बने गोदामों में रखा हुआ था। और वोल्टाट का काम था इन सामानों को जंग में इस्तेमाल करने के लिए नाज़ियों तक पहुंचना, लेकिन पहले उसे एक बड़ी मुश्किल से निपटना था। दिसंबर 7, 1941 जापानी फौज ने 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। उन्होंने कुल 340 हवाई जहाजों से 170 के 2 दलों में हमला किया। उनका मकसद था अमेरिका को कमजोर करना ताकि वो जापान को दक्षिणी पैसिफिक के इलाकों पर कब्जा करने से रोक ना पाए। वहां पर मौजूद 8 अमेरिकी जंगी जहाजों में से 4 डूब गए और बाकियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस हमले में 3 क्रूजर्स, 3 डिस्ट्रॉयर्स, 1 माइन लेयर और 1 ट्रेनिंग शिप भी तबाह हो गए। तब 2400 से भी ज्यादा अमेरिकी मारे गए।
जापानीज एम्पायर ने बेवजह ये भयानक हमला करके यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स अब चुप नहीं बैठेगा, इसका करारा जवाब देगा। इसी के साथ अमेरिकी इंडस्ट्री के सभी हिस्से और अमेरिकी सरकार के सभी विभाग जंग में इस्तेमाल होने वाली चीजें बनाने में जुट गए, जैसे टैंक्स, जहाज, हवाई जहाज, रॉकेट्स, हर वो चीज जिसे बनाकर जंग में फौज की मदद की जा सकती थी। और उनमें से एक चीज था न्यूक्लियर हथियार, क्योंकि अगर न्यूक्लियर हथियार बनाना मुमकिन था तो उसे बनाने की दौड़ में अमेरिका पीछे रह जाता, तो इस बात के भयानक नतीजे हो सकते थे। अमेरिका के पास इस बात की कोई ठोस जानकारी नहीं थी कि तब जापान और जर्मनी में क्या हो रहा था। उन्हें नहीं पता था कि जर्मन्स न्यूक्लियर हथियार बना रहे थे या नहीं, लेकिन उन्हें मानना पड़ा कि जर्मन्स ऐसा कर रहे थे। हिटलर के राज में भी जर्मनी को विज्ञान के मामले में सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता था। प्रेसिडेंट रोजवेल्ट और उनके सलाहकारों को इस बात की फिक्र थी कि जर्मन्स न्यूक्लियर साइंस में उनसे 2 साल आगे थे और वो पहले न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना ले। वैज्ञानिक इस सनसनीखेज खबर की वजह से बेहद परेशान हो गए थे। जापानी वैज्ञानिक भी उस वक्त उनके पश्चिमी साथियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। फिजन के खोज होने के सिर्फ 10 महीनों बाद ही 2 जापानी वैज्ञानिक आराकात्सु बुनसाकु और हगिवारा टोकुटारो ने एक पेपर छपवाया जिसमें उन्होंने बताया कि फिशन होने पर कितने न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि फिजन का चेन रिएक्शन मुमकिन था और एटम की शक्ति का इस्तेमाल करके वो बेहद ही जबरदस्त ईंधन बना सकते थे जो शिप्स, सबमरीन्स और बम फेंकने वाले हवाई जहाज चलाने में भी काम आ सकते थे, यानी कि बॉमर्स। और दूसरी तरफ फौज और नौसेना दोनों ही एटम की ताकत को जंग में इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढना चाहते थे। लेकिन सवाल यह था कि इस काम के लिए उनके पास उतनी ज्यादा मात्रा में यूरेनियम था? क्या उनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की और उससे ज्यादा बड़ी बात, एक अनोखा भयानक हथियार बनाने की काबिलियत थी? इस मामले में